विद्यार्थियों, हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों पर चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में अगला हमारा जो पॉइंट है वो है स्वशासन की अवधारणा। स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गोखले ने कहा था कि ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार करना और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंध करने की स्वयं स्वतंत्रता देना ही स्वशासन है। गोखले क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में ही विश्वास करते थे और इन सुधारों का उनका अंतिम लक्ष्य था स्वशासन की प्राप्ति। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकाशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं उन्हें स्वशासन के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। सन 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारत भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित होनी चाहिए जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासित उपनिवेशों में सरकारें हैं। 1907 में इलाहाबाद में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी ही हो जैसी अन्य लोगों के अपने देश में है। उन्होंने एक से अधिक बार यह स्पष्ट कर दिया था कि यह स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त होनी चाहिए। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य यानी डोमिनियन की स्थिति को प्राप्त करना था और वही स्थिति जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को प्राप्त थी। भारत के लिए पूर्ण स्वशासन या अधिराज्य की स्थिति उनका दूरगामी लक्ष्य था, तात्कालिक नहीं। इसी कड़ी में अगला उनका जो हम विचार है देखते हैं वो है सत्ता के केंद्रीयकरण का विरोध। गोखले सत्ता के केंद्रीयकरण के विरोधी थे। उनके अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जब वह ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती। गोखले की मान्यता थी कि सत्ता का केंद्रीकरण और प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और परिणामतः जनता के कष्टों को बढ़ाता है। प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए गोखले ने विभिन्न अवसरों पर कतिपय सुझाव प्रस्तुत किए, जैसे प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। प्रांतीय विधान परिषदों को अधिकार दिए जाएं कि वे प्रांत के बजट पर वाद विवाद कर सकें। दूसरा सुधार था जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए जो कलेक्टर को प्रशासकीय मामलों में सलाह दे। तीसरा था हॉब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव दिए कि सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायतों के रूप में है। प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत हो जिसे शासन संबंधी पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन हो और शिखर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हों। तो इस प्रकार उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण ऊपर से नीचे तक सारे विकेंद्रित सत्ता का जो है वो विचार प्रतिपादित किए था जिससे कि शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लग सके। अगला उनका इसी क्रम में विचार है कि प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे।
गोपाल कृष्ण गोखले अपने समय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से परिचित थे और भारत में वित्तीय, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। गोखले ने अपने बजट भाषणों में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की खुलकर आलोचना की और सरकार के समक्ष रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। आर्थिक पक्ष में गोखले का विचार था कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय होम चार्जेस के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस स्थिति में विनाशकारी परिणाम भी हुए हैं। भारत के शिक्षित वर्ग की सत्ता से बाहर रखने और नौकरशाही के कठोर रवैये की भी उन्होंने आलोचना की। गोखले ने सरकार पर निरंतर इस बात का दबाव डाला कि वह जन कल्याण पर अधिक व्यय करे, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाए, सैनिक व्यय में कमी करे तथा प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने शिकायत की कि शिक्षा, सफाई आदि आवश्यक जन कल्याण संबंधी कार्यों के लिए समुचित धन व्यय नहीं किया जाता। उन्होंने अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को शुरू करने पर बल दिया। गोखले ने नमक कर और रुई के माल पर उत्पादन कर हटाने की जोरदार मांग की, क्योंकि इन दोनों करों का बोझ गरीबों पर पड़ता था। विशेषकर उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि नमक कर को घटाते घटाते 2.5 रुपये प्रति मन से 8 आने प्रति मन कर दिया गया। गोखले ने 1905 में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 9 तात्कालिक मांगें प्रस्तुत की और सरकार से आग्रह किया कि इन मांगों की शीघ्रातिशीघ्र पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाएं। ये मांगें थीं: विधान परिषदों का सुधार किया जाए, इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि बजट परिषदों द्वारा ही पारित हो। दूसरा, भारत परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाएं। तीसरा, देश के सभी जिलों में सलाहकार परिषदें स्थापित हों और जिलाधीश प्रशासन के महत्वपूर्ण मामलों में अनिवार्य रूप से इन परिषदों की राय ले। चौथा, भारतीय लोक सेवाओं की न्यायिक शाखा के लिए नियुक्तियां वकील वर्ग में से की जाएं। पांचवा, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका विभागों का पृथक्करण हो। छठा, भारी सैनिक व्यय में कटौती हो, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हो। आठवां, औद्योगिक तथा तकनीकी विकास का विस्तार हो। नवा, देहाती जनता को ऋण के बोझ से राहत देना। भारतीय प्रशासन के संबंध में गोखले द्वारा प्रस्तुत ये मांगे गोखले और भारतीय उदारवादियों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं। उनकी मांग थी कि प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर उसे लोक कल्याणकारी बनाया जाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि भारत को कोई संवैधानिक प्रगति करनी है तो जनता को राष्ट्रीय वित्त के ऊपर नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। अगला उनका जो राजनीतिक क्षेत्र में योगदान है या विचार है वो है सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोखले भारत को नैतिक और भौतिक दोनों ही दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे। अतः उन्होंने देश में सभी जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोगों के बीच एकता को आवश्यक माना। वे हिंदू मुस्लिम एकता को
महाराष्ट्र राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए दो पृथक जातियां और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए यह सब दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बहुसंख्यक होने और शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े हुए होने के कारण हिंदुओं का यह विशेष दायित्व है कि वे सामान्य राष्ट्रीयता का प्रभाव विकसित करने में अपने मुस्लिम भाइयों के सहायक बने। वे मुस्लिम जाति के विशेष हित के लिए शैक्षणिक तथा अन्य उपयोगी कार्य करें। उन्होंने अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से अलग रखा जिससे इन दोनों जातियों में कटुता पैदा होने की आशंका हो। इसी आधार पर उन्होंने तिलक के गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, यद्यपि इससे जनता में वे कुछ अलोकप्रिय भी हो गए थे। 1905 में उनके द्वारा स्थापित संगठन भारत सेवा संघ का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था। इस वीडियो में अभी हम इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।